मेरे प्रिय दर्शकों, हमने अपने समाचार एवं विचार के लोकप्रिय कार्यक्रम दृष्टिकोण के पिछले 2 एपिसोड्स में बात की थी लोकतंत्र के 2 खंभों, विधायिका और न्यायपालिका की। आज हम बात करेंगे तीसरे संवैधानिक खंभे कार्यपालिका की, यानी एग्जीक्यूटिव की। परंपरागत रूप से विधायिका और कार्यपालिका शब्दों का मतलब ऐसे सिस्टम या निकाय से होता है जो कानून बनाए और ऐसा सिस्टम जो उन्हें कार्यान्वित करे, यानी कि एग्जीक्यूट करे। लेकिन संसद का काम केवल कानून बनाना नहीं है। इसी प्रकार कार्यपालिका शब्द भी आमतौर से कई डिफरेंट बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत के संविधान के अधीन राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका की सभी शक्तियां उसमें शामिल हैं और कार्यपालिका संबंधी सभी काम उसके नाम से ही किए जाते हैं, परंतु वह केवल एक संवैधानिक राज्याध्यक्ष है जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है अथवा करती है, और इसलिए वह केवल एक औपचारिक राज्याध्यक्ष है या कार्यपालक है। वास्तविक और राजनीतिक कार्यपालिका वास्तव में मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इसके बावजूद इसके बाद एक स्थायी प्रशासन होता है जिसमें सिविल सेवाएं, सिविल सर्विसेज, बड़ी संख्या में एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासक, स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, तकनीकविद तथा प्रशासन तंत्र के अन्य घटक शामिल होते हैं जो नीतियां तैयार करने और उनके अमल में मंत्रियों की सहायता करते हैं। अतः संसद और कार्यपालिका के संबंध के अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अर्थात मंत्रिपरिषद के साथ संसद के संबंध के और प्रशासन यानी सिविल सेवाओं के साथ संसद के संबंध भी आ जाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के आपसी संबंधों के प्रश्न की ओर ब्रिटेन और अन्य देशों के राजनीतिक विचारकों और संवैधानिक सिद्धांतकारों का ध्यान समान रूप से गया है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश राजनीतिक सिस्टम में संसद की घटती हुई भूमिका और कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में बहुत चर्चा हुई है। आलोचकों ने मौजूदा ट्रेंड्स की समीक्षा की है और ठोस उपाय सुझाने की, माने उनको सजेस्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने उस सो कॉल्ड तथाकथित स्वर्ण युग का जिक्र किया है जिसमें विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच अधिक अच्छा संतुलन बना हुआ था। कुछ और लोग इस निराशावादी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। भारतीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच वास्तविक संयोजन प्रस्तुत किया गया है। संविधान के अनुसार तथा वास्तविक व्यवहार में भी कार्यपालिका और विधायिका के बीच अत्यधिक निकट संबंध है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। आइडियली इसमें कोई विरोधाभास या डिवीजन नहीं है। इन दोनों को शक्ति के, पावर के कॉम्पिटिटिव सेंटर्स के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि इन्हें सरकार के कामकाज में पूरे भागीदार या सहभागीदार माने को पार्टनर के रूप में देखा जाता है। संसद असल में एक बड़ा निकाय सिस्टम है। वो शासन नहीं करती है और वह शासन कर भी नहीं सकती है। मंत्रिपरिषद संसद की एक ऐसी बड़ी कार्यकारी समिति है, माने ऐसी बड़ी गवर्निंग बॉडी है जिसे संसद की ओर से शासन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। यह संसद में से ही बनती है, उसका ही एक हिस्सा होती है और लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संबंध बस एक साथी संबंध है। ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर सरकार के काम को आसानी से संचालित करते हैं। कार्यपालिका को संसद के समक्ष माने संसद के आगे विधायी
माने लेजिस्लेटिव, और वित्तीय प्रस्ताव माने फाइनेंशियल रेजुलेशंस तैयार करने और उन्हें रखने और मंजूर करने, बाद में तैयार नीतियों को लागू करने का लगभग असीमित अधिकार हासिल होता है और इसमें संसद कोई बाधा और रुकावट नहीं बनती है। फिर भी संसद को कार्यपालिका द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर जानकारी प्राप्त करने, उन पर चर्चा करने, उनकी जांच करने और उन पर अनुमोदन की मोहर लगाने की असीमित शक्ति प्राप्त होती है। अनलिमिटेड पावर है। कार्यपालिका यानी राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, यानी वो जवाबदेह होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रति, और प्रशासन संसद के प्रति जवाबदेह बना रहता है। कार्यपालिका पर राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण रखना तथा प्रशासन पर संसद की निगरानी को सुनिश्चित करना, ये विधायिका का कार्य है। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व और प्रशासनिक जवाबदेही दो अलग अलग प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रत्येक सरकारी विभाग का प्रमुख एक मंत्री होता है। संसद उस मंत्री के माध्यम से उस विभाग पर अपना नियंत्रण यानी कंट्रोल रखती है। किसी मंत्रालय का वस्तुतः अपना स्वायत्तशासी अस्तित्व होता है, और यह अपना कार्य संवैधानिक और सांविधिक उपबंधों, नियमों और विनियमों के अनुसरण में उनको फॉलो करते हुए या लंबे समय से चली आ रही परंपरा के मुताबिक करता है। मंत्रालय पर संसदीय नियंत्रण इस बात पर आधारित होता है कि मंत्रालय के किसी भी कार्य पर कोई सदस्य ऑब्जेक्शन कर सकता है, आपत्ति कर सकता है तथा उस मंत्रालय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार मंत्री का अपने अधिकारियों के कार्यों के संबंध में सफाई भी देनी पड़ सकती है। यह एक सुस्थापित वेल एस्टैब्लिश्ड संवैधानिक सिद्धांत है, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी है, प्रिंसिपल है कि कोई मंत्री अपने मंत्रालय के सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, और यदि विधायिका किसी प्रशासनिक कामकाज को नामंजूर करती है तो उसे इसका दोष अपने ऊपर लेना होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई सिविल अधिकारी जानबूझकर या अविवेकपूर्ण ढंग से अपने मंत्री की नीति के बाहर या उस नीति के विपरीत जाकर कार्य करे। ऐसा करके वो मंत्री को उसे संरक्षण देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। लेकिन विधायिका के प्रति मंत्री का संवैधानिक उत्तरदायित्व माने कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, और उसे विधायिका को इस बात की तसल्ली करानी पड़ती है कि वह मामले पर पर्याप्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अर्थ है प्रशासन का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। विधायिका दिन ब दिन माने दिन प्रतिदिन रूटीन के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। वह प्रशासन पर नियंत्रण भी नहीं रखती है। इसके प्रति जो उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, वह तकनीकी हैं, टेक्निकल नेचर की हैं और अप्रत्यक्ष हैं, यानी मंत्रियों के माध्यम से हैं, और यह कार्योत्तर है, माने कार्य के हो जाने के पश्चात होता है। यह कार्रवाई के समाप्त हो जाने के बाद होता है, साथ ही विशिष्ट आधारों पर आधारित होता है। भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत नीति के निर्धारित हो जाने के बाद कानून पारित होता है या धन की स्वीकृति दी जाती है, मंजूरी दी जाती है, जिसके बाद उसके निष्पादन तथा कार्यान्वयन का काम प्रशासन को करना होता है। विधायिका खुद एग्जीक्यूट यानी कार्यान्वयन नहीं कर सकती, और मंत्री भी स्वयं कार्यान्वयन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कार्यान्वयन की प्रक्रिया में यदि कोई गलती हो जाती है तो स्पष्टीकरण, सफाई मंत्रियों को नहीं बल्कि अधिकारियों को देना पड़ती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद जनताओं की इच्छाओं का मूर्त या साकार रूप होती है। इसलिए आवश्यक है, जरूरी है कि वह इस बात का जायजा लेने में समर्थ हो कि सरकारी नीति का कार्यान्वयन माने उसको एग्जीक्यूट करना
किस तरीके से किया जा रहा है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि उसका काम सामाजिक आर्थिक उन्नति, कुशल प्रशासन तथा जनता की आकांक्षाओं एम्बिशंस के ही मुताबिक है। शॉर्ट में कहें तो यही प्रशासन पर विधायिका की निगरानी का मुख्य प्रयोजन है। विधायिका को प्रशासन के व्यवहार पर निगरानी रखनी पड़ती है। वह किसी कार्य के हो जाने के पश्चात इस बात की जांच पड़ताल तथा समीक्षा कर सकती है, माने रिव्यू कर सकती है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूर नीतियों के तहत ही अपने दायित्वों माने ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम किया, और क्या इसने जो गिवन पावर्स हैं उनका उपयोग इस्तेमाल उन प्रयोजनों के लिए किया है जिनके लिए वे अभिप्रेत थीं, और क्या खर्च किया गया धन संसद द्वारा दी गई स्वीकृति के मुताबिक था। इससे इस बात का सुनिश्चित होता है कि कार्य करते समय अधिकारी इस बात से अवगत रहे कि जो कुछ वे करते हैं या करने में असफल रहते हैं, फेल रहते हैं, उसके लिए उसकी अंततः संसदीय समीक्षा हो सकती है तथा वे उसके लिए उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं। किंतु समीक्षा सार्थक हो तथा एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब तलब किया जा सके, इसके लिए संसद को तकनीकी संसाधनों तथा सूचना संबंधी तामझाम से लैस होना चाहिए। संसदीय समितियों की व्यवस्था, प्रश्न, ध्यानाकर्षण, सूचनाएं, आधे घंटे की चर्चा आदि आदि जैसे विभिन्न प्रक्रिया संबंधी प्रोसीजरल उपाय ऐसे हैं जो प्रशासन की कार्रवाई पर संसदीय निगरानी रखने के सशक्त उपकरण का काम भी करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, बजट मांगों तथा सरकारी नीति के विशिष्ट पहलुओं या स्थितियों पर चर्चा के समय प्रशासन की समीक्षा के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अविलंबनीय माने जो जिस पर इमीडिएट लोक महत्व, पब्लिक इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट हों, उनसे रिलेटेड प्रस्तावों, प्रपोजल्स, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा अन्य मूल प्रस्तावों के द्वारा भी विशिष्ट मामलों पर चर्चा की जा सकती है। सदस्य अपनी बात को कहने तथा देश के लिए क्या हित करे तथा विद्यमान नीति में क्या सुधार लाना अपेक्षित है, इसकी अभिव्यक्ति के लिए आजाद होते हैं। सरकार संसद के अभिमत के प्रति संवेदनशील होती है। अधिकतर मामलों में उसे इसका अंदाजा पहले से हो सकता है। कुछ मामलों में वह इसके आगे झुक जाती है और कुछ अदर मैटर्स में ऐसा हो सकता है कि वह महसूस करे कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं, कर्तव्यों तथा राजनीतिक दर्शन के अनुरूप कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, कोई बदलाव नहीं कर सकती। इस पर भी चर्चाओं के दौरान सदस्यों को इस बात की पूरी छूट होती है कि वे प्रशासन के कार्य निष्पादन की आलोचना करें तथा बताएं कि किसी विशेष उपाय को किस तरह लागू किया जाए या क्रियान्वित किया जाए। ये चर्चाएं महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनसे संसदीय मनोदशा का संकेत मिलता है और इनसे प्रशासनिक तंत्र पर जनता के विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसके अभाव में प्रशासन जनता की भावनाओं और अनुभूतियों से, फीलिंग से बेअसर रह सकता है। संसदीय वाद विवाद प्रशासन को उनके कर्तव्यों, ड्यूटीज तथा दायित्वों माने रेस्पॉन्सिबिलिटीज का स्मरण भी कराता है, उनको याद दिलाता है। संसद या विधानसभा में होने वाला वाद विवाद, डिबेट प्रशासन की विचारधारा तथा कार्रवाई को कई तरह से प्रभावित करता है और वह सूक्ष्म प्रभाव, बहुत बारीक असर जिसे किसी ठोस पैमाने से मापा नहीं जा सकता, प्रशासन के सभी स्तरों, उच्च स्तर तथा निम्न स्तर माने तक पहुंच जाता है। अतः इन संसदीय चर्चाओं में प्रशासनिक उत्तरदायित्व की बात की जाती है और सदन द्वारा नीतियों को मंजूर कर लिए जाने के बाद प्रशासन को उन्हें सर्वश्रेष्ठ ढंग से, बेस्ट तरीके से क्रियान्वित करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। किंतु फिर भी
हाउस में व्यक्त, हाउस में एक्सप्रेस्ड जो मुख्तलिफ दृष्टिकोण हैं उनका ध्यान उन्हें बना रहता है और उनसे वे मार्गदर्शन यानी गाइडेंस प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर कार्यपालिका पर संसद और विधानसभाओं में बनाए गए कानूनों, पॉलिसीज माने नीतियों और कार्यक्रमों के अमल और उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन मुख्य तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नेतृत्व में अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी करते हैं। अगर एक नजर से देखा जाए तो आम जनता के लिए यही ट्रू रूलर हैं, क्योंकि जनता का वास्ता अपने रोजाना की जिंदगी में इन्हीं लोगों से पड़ता है। हालांकि संविधान की भाषा में इन्हें लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा होता है। यह तो रही बात कार्यपालिका के सैद्धांतिक पक्ष की और विधायिका के साथ इसके संबंधों की। लेकिन मौजूदा हालात की बात करें तो लगता है कि सारी बातें बेमानी हो गई हैं। ये सारी बातें केवल कागजी हो गई हैं, किताबी हो गई हैं। इसे हाल में उजागर चुनावी बॉन्ड के मसले से समझा जा सकता है या समझने की कोशिश की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण न केवल इसे असंवैधानिक घोषित किया गया, इस योजना को, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को, बल्कि इससे सामने आई जानकारियों से पता चलता है कि केंद्र और राज्यों के सत्तारूढ़ दलों को हैरान करने लायक बड़ी मात्रा में चंदा मिल रहा था। फिलहाल यह मामला डेवलपिंग है और समझा जा रहा है कि जल्दी ही ऐसी जानकारियां सामने आएंगी जिससे पता चलेगा कि बड़े पूंजीपतियों और सरकारों में सांठगांठ से सत्ता का दुरुपयोग किया गया और भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। आज दृष्टिकोण के इस बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।